नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष जो जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है राहु और चंद्रमा से बनने वाला चंद्र ग्रहण दोष। इस वीडियो के माध्यम से हम इन दोनों के परिणाम, फलादेश और उपाय पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन दोनों ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो ग्रहण दोष क्यों बनाते हैं। राहु जो है वो चंद्रमा के साथ आने से ग्रहण दोष बनता है, चंद्रमा केतु के साथ जाएगा तब भी ग्रहण दोष बनता है, लेकिन दोनों में फर्क है। राहु जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राहु क्या है। राहु जो है वो एक तरह से चाहत है, छलावा है। राहु जो है वो 3 ग्रहों की युति से बना है, जैसे कि बुध, मंगल और शुक्र, यानी कि इन तीनों के गुण है। बुध की बुद्धि है, तेज बुद्धि, जिसे हम आज के ज़माने में शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी की कह सकते हैं। यानी कि बुद्ध के पास जो बुद्धि है उसका प्रयोग राहु जो है वो क्या करता है, जुए सट्टे लॉटरी में करता है। मंगल की जो कॉन्फिडेंस और पावर है, तो जैसे कि जुए खेलने के लिए बड़ा बड़ा दाव खेलना पड़ता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस और पावर आता है, कॉन्फिडेंस तो चंद्रमा देता है, लेकिन जो पावर है, जो जो मतलब ये कॉन्फिडेंस देता है कि भाई कोई बात नहीं, हारेंगे तो जरूर जीत लेंगे। यानी कि इतने रुपए का सौदा खेलना, जैसे कुछ लोग करोड़ों रुपए का करता है, कुछ लाखों रुपए करता है। तो ये जो मर्दानगी वाली जो ताकत है वो राहु मंगल से लेता है। शुक्र का जो है वो माया, भोग, विलास, जैसे शराब, नशा या फिर किसी भी तरह का देह व्यापार। तो इन तीनों ग्रहों के गुण हैं इस राहु में। राहु कलयुग का सबसे पावरफुल ग्रह है, इसीलिए राहु चाहत है और राहु जो चाहे वो कर सकता है। अब बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा कारक है मन का, यानी कि मनोबल का, कॉन्फिडेंस का, माता का, चंचलता का, जो हमारे सबके मन में, बच्चों के मन में होती है। अब उस चंचलता के ऊपर राहु की चाहत आ जाती है तो कई बार मन इतना कठोर हो जाता है कि उस चीज को करने के या उस चीज को प्राप्त करने के जुनून में इतना पागल कि वो करके ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसको कितना भी नुकसान उठाना पड़े। जैसे कि छोटा सा उदाहरण, कुछ लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं, तो ये सब राहु के कारण है और इस ग्रहण दोष के कारण होते हैं। अब क्या होता है कि उस कार्य के अंदर उनको पता है, जब उनका नशा उतरता है तो उनको पता है कि शारीरिक हानि हुई है, मानसिक हानि हुई है, आर्थिक हानि हुई है और सामाजिक हानि हुई है, फिर भी वो कार्य कर रहे हैं क्योंकि राहु का जुनून उनके पीछे लग गया है। राहु निशाचर है, रात्रि होते ही उनके मन में वैसे विचार आने लग जाते हैं, तो चंद्रमा को वो पूर्ण रूप से ग्रहण में ला लेता है। तो ये इस तरह का एक जाल बुनता है राहु चंद्रमा के ऊपर। अब इन दोनों की जो युति होती है, अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम होते हैं। क्या क्या परिणाम दे सकती हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा दोनों 10वें घर में है। अब 10वें घर में इसका मतलब क्या होगा कि जातक को जो है वो कर्म के प्रति, अपने स्टेटस के प्रति एक ग्रहण लग जाएगा। यानी कि वो भयंकर मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका जो है वो कहीं ना कहीं स्टेटस बन ही नहीं पाएगा। जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन बार बार जो लोग हैं, बॉस हैं या कोई साथ में काम करने वाले, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बार बार उसके खिलाफ पॉलिटिक्स होती है, बार बार उसको जो है प्रमोशन नहीं मिलता है, कई कई सालों तक चले जाते हैं, उनको प्रमोशन ही नहीं होता है। कारण क्या है? 10वें घर में बन रहा है ये ग्रहण दोष। जातक जो है बहुत भयंकर प्रताड़ित हो जाता है कि यार क्या करूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। आजकल आप पॉलिटिक्स में देख सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पॉलिटिक्स में जो दुनिया भर का टाइम ले रखा है, बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन उनका स्टेटस बन ही नहीं रहा है। लोग उनको उल्लू कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बुलाते रहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये स्टेटस नहीं बन पा रहा। तो इस चीज़ को समझिए। अब दूसरी बात, अगर ये जो युति है, अब इसके और भी बहुत सारे परिणाम है, अलग अलग भावों में जा रहे हैं, तो जिसके परिणाम जो है आइडिया लेते रहते हैं। सभी 12 भावों के परिणामों को देखेंगे। 10वां घर कर्म का है, तो कभी जातक का कर्म सेट ही नहीं होता है, कभी ये काम कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ये दिक्कत रहती है जातक को। पिता से संबंधित उसको अड़चने रहती है, पिता का जो स्टेटस है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पिता एक पॉलिटिशियन है, पिता पुलिस में थे, या पिता एक व्यापारी है, उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें हमें दिक्कत देती है। इसके बाद आता है नवम घर, यानी कि हम जो है वो पीछे से चल रहे हैं, तो इसके बाद हम बात करते हैं नवम घर के ऊपर। अगर नवम घर में ये ग्रहण बना हो तो सबसे पहले पिता को हानि, उच्च शिक्षा में अड़चने, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं होंगे, जैसे कि बड़ों का सम्मान नहीं करना, समय पे कार्य नहीं करना, लेट, हर काम को लेट करते रहना, जैसे कि लास्ट मोमेंट का काम करना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिजली का बिल है, आ गया है, उन्हें पता है कि भाई आ गया है, बिल भरना है, पैसे भी हैं उनके पास, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे ही भरेंगे जिस दिन प्लेंटी लगने वाली होती है। तो ये चीज़ कहाँ से आती है? 9th हाउस से। 9th हाउस में ग्रहण दोष बनता है, तब आ जाती है।
इसके बाद उच्च शिक्षा में अड़चने, विदेश यात्रा में अड़चने, घर में बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है। अब आठवां घर, आठवें घर में क्या क्या परेशानी आ सकती है? देखिए, आठवें घर में हो तो सबसे पहले तो सेक्सुअल रिलेशनशिप में दिक्कतें आती है। या तो जातक उसके प्रति इतना पागल जुनूनी हो जाता है कि वो पैड सेक्स या सब इस सब की चीज़ें करता है, या फिर उसको वो चीज़ें मिलती नहीं, बहुत ही कम केस में मिलती है। गुप्त रोग होना, जातक को नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें आना, नेगेटिव माइंड की चीज़ें आना, हमेशा बुरी सोच रखना, बुरे बातें करना, गंदी गंदी गालियाँ देना, लोगों के प्रति कुविचार रखना, हमेशा चुगलीबाजी और ये लड़ाई झगड़ा या फिर कहीं ना कहीं चोरी चकारी गलत कार्यों में फंसना, नशे करना, बहुत ही मतलब बुरे बुरे कार्य करना, या जैसे जालसाजी, रिश्वत, लोगों को ठगी का धंधा करना। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो लोगों को ठगाते हैं, जैसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि भाई आपको ये लॉटरी लग गई है, आपका पैसा, ये सब क्या आठवें करके मन में घुस के उसका चोरी कर लेना, ये सब का काम करने का काम है आठवां घर। जुए सट्टे लॉटरी की तरफ आकर्षित होना, जैसे कि जो ट्रिक मनी है, जल्दी से पैसा कमाने के लिए जुए में इन्वेस्ट करो, क्रिकेट के मैचों में करो, जहाँ से हम पैसा कमा लें, क्योंकि राहु है ऐसी चीज दिखाएगा, मन को वहाँ पे कहेगा कि भाई यहाँ से पैसा कमाओ, क्योंकि आठवें घर में क्या है, अचानक धन है, इसलिए। इसके बाद हम बात करते हैं सातवें घर में, सप्तम भाव। सप्तम भाव जो है वो रिलेशनशिप का है, तो उसमें अड़चने देता है। व्यापार का है, उसके अंदर पार्टनर के प्रति हमेशा ही मतलब उसके मन में जो है वो नेगेटिव माइंड रहेगा कि ये पार्टनर धोखा देने वाला है, ये पार्टनर कुछ गलती करेगा, ये सब उसके मन में होगा। व्यापार के प्रति हमेशा डर रहेगा कि यार मेरा व्यापार को कोई नज़र न लग जाए, मेरे व्यापार में कोई ना कोई लड़का जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, मेरे व्यापार जो है वो कोई जल्दी से उसका कोई कॉम्पिटिटर ना आ जाएगा। मान लीजिए उसके सामने कोई दूसरी दुकान खुल गई, उसको मन में गिल्टी फील होने लग जाएगा, ये क्या होगा, वो मेरा कॉन्फिडेंस जो है उसका डाउन होने लग जाएगा, उसके मन में नेगेटिव नेगेटिव माइंड आने लग जाएंगे। पत्नी पे विश्वास नहीं करना, शक करना, कहीं ना कहीं जो है वो लोगों से, यानी कि उसके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे लड़ाई झगड़ा, उनके प्रति कटु स्वभाव रखना, ये सब चीज़ें दिखाता है सातवां घर। व्यापार में तो बड़ा ग्रहण लग जाता है, व्यापार कर ही नहीं पाता है, बार बार व्यापार करता है, बार बार फेल हो जाता है, मुक्तापूर्ण कार्य करता है हमेशा, तो ये सब चीज़ें दिखाता है। इसके बाद छठा घर, छठे घर में आने से क्या होता है कि नौकरी में अड़चने, तलाक जैसे योग बनना, ईगो होना, घमंडी होना, अकेला रहना, किसी से बात नहीं करना, ये सब चीज़ें होती है जातक को। दूसरा, बार बार नौकरी बदलना, नौकरी में अड़चने आना, नौकरी में अच्छे नौकरियां नहीं मिलना, कहीं ना कहीं नौकरी में जो है गलत एलिगेशन लग जाना, चोरी के आरोप लगना, ये सब चीज़ें दिखाता रहो। नौकरी कर रहे हो, दिमाग में ये रहता है कि नौकरी कर रहे हैं, इसी से जीतेंगे और इसी को खा जाएंगे, ये ऐसी विचारधारा। कई बार हम देखते हैं कि लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारा ही काम करके और हमें ही जो है लात मार देता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? ये जिस व्यक्ति के राहु और चंद्रमा छठे घर में हो तो इस तरह का वो नौकर बन के आता है, फिर उसको धोखा देता है, तो ऐसी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं पाँचवें घर में, तो फिफ्थ हाउस दिखाता है संतान का, तो संतान अच्छी नहीं निकलना, लेट संतानें होना, संतान में लड़कियां ही लड़कियां होना गुनाह नहीं है, लेकिन जो एक जनरल है कि भाई आज के ज़माने में 2 बच्चे होते हैं, 3 होते हैं, तो भाई सिमिलर हो जाए, एक लड़का एक लड़की, लेकिन इसमें लड़कियां होना। देखिए इसमें अपवाद भी होते हैं कि कई बार गुरु की दृष्टि भी आ जाती है, मंगल की दृष्टि है, तो लड़के भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि दोनों ही स्त्री कारक ग्रह है। हाँ, राहु के साथ गुरु आने से पुत्र संतान जरूर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़कियां संतान में होना, प्यार में धोखा होना, या प्यार में किसी को धोखा देना, लोगों को प्यार में कर करके धोखा दे दे के उनसे पैसे ऐंठना, ये सब भी काम यहाँ से ही होता है। जुए सट्टे लॉटरी का, जैसे कि छोटी छोटी लॉटरियाँ करना, जैसे लोग सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, ताश पत्तों में उलझे रहते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आजकल चलती है, उनमें काम करना, ये सब दिखाता है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन हमेशा ही नीच क्रम में रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं उनकी कॉपी करना, अपना दिमाग वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे ये माने कि नकल करना, या ऐसी चीज़ों में जहाँ पे लोगों की कॉपी करना। तो पांचवें घर में ये होता है। प्रेम में धोखा होना, स्वास्थ्य में हमेशा बीमारी रहना, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत रहती है जातक को। अब अगर चौथे घर में हो तो सबसे पहले एजुकेशन में परेशानी, माता को परेशानी, माता से दूरी या माता को बीमारी या दूसरी माता का योग बन जाता है। प्रॉपर्टी में ग्रहण लग जाता है, प्रॉपर्टी नहीं ले पाता, बार बार प्रॉपर्टियां बिकती है, अपने गलत कार्यों से, अपने गलत कर्मों से प्रॉपर्टियां बिकवा देता है। जहाँ तक अपने घर में, परिवार में, कुनबे में कभी नहीं रह पाता, हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा करता है, अपने जो रिलेटिव है, अंकल आंटी, भाई बहन, चाचा भतीजा जो भी होते हैं उनसे, गली मोहल्ले के लोगों से। ये उसके अंदर एक घमंड आ जाता है उसके मन में कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसी दुर्व्यवहार की बातें जो है उसके मन में आ जाती है।
इसके बाद बात करते हैं तीसरे घर में। तीसरा घर कॉन्फिडेंस का भी है। तीसरा घर जो है वो हमारी जो ये कह सकते हैं बार्गेनिंग का है, हमारी दलाली का है, और हमारा जो है पराक्रम है। तो इसका मतलब इन सब चीज़ों पे ग्रहण लग जाता है, कहीं ना कहीं पराक्रम कम हो जाता है। कई बार यहाँ पे चंद्रमा बहुत गजब का रिजल्ट देता है राहु के साथ। जैसे कि कई लोग यहाँ पे जो बहस करने वाले होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन वाले, जैसे वकील होते हैं, वो बड़ा गजब का रिजल्ट लेके आते हैं। यहाँ पे सीए, अकाउंटेंट या फिर मार्केटिंग वाले बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। वो क्योंकि उनको मार्केटिंग के अंदर कई बार ऐसे ज़बरदस्त ट्रिक्स आ जाते हैं कि वो मिनटों में कंपनियों की किस्मत बदलते। तो यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनके राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी कहाँ है। कहीं छठे आठवें में उलझ गए तब तो कोई इलाज नहीं है। अगर यहाँ पे इसके राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी अगर 10वें घरों में हो, 11वें घरों में हो, तब आप माने कि मीडिएटर, दलाली, बार्गेनिंग, इनसे ज़बरदस्त धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस परिवार का है, वाणी का है, खाने पीने की आदतों का है। सबसे पहले तो खाने पीने की आदतें खराब हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीना बार बार, या फिर नशे की जो से शराब पीना, ये सब चीज़ें। खाने के अंदर तीखा, नॉनवेज खाना, वो जब लोगों की अलग अलग सोच होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तामसिक भोजन बहुत ज़्यादा खाता है। गर्म मसाले, बाहर खाना, हर तरह की तामसिक प्रवृत्तियों में जहाँ तक जो है वो खाने में रहता है। वाणी कटु होती है, कहीं ना कहीं गलत बोलना, गंदा बोलना, बात बात पे गाली गलौज करना, बात बात पे उल्टी सुल्टी बातें बोलना जो लोगों को पसंद नहीं है, सामाजिक तौर पे अच्छी बातें नहीं है वो, इस तरह की चीज़ें होती है। परिवार में अकेला रहना पसंद होता है, परिवार के साथ नहीं रहना, लड़ाई झगड़ा करना, हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी, बच्चों से मतलब इकट्ठा हुआ रहना, उनसे जो है वो ऐसा दिखाता है कि भाई इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है वो। तो इस तरह की चीज़ें होती है। पैसे हमेशा उसके पास होंगे, लेकिन जैसे आएंगे उससे ज़्यादा जल्दी जाएंगे, ये हमेशा होता है। यानी कि उसका जो धन है उसके ऊपर इस तरह का ग्रहण लग जाएगा कि पैसा आ रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 लाख रुपए सैलरी है फिर भी जो है वो कर्जे में फंसे पड़े हैं, 5 लाख रुपए है फिर भी कर्जे में फंसे हैं, और 10,000 रुपए है तब भी कर्जे में फंसे हैं। मतलब हर तरह से जो जातक है वो फंसा रहेगा। ये यहाँ पे सेकंड हाउस के बारे में दिखाता है। और परिवार वृद्धि को रोक लेता है, जैसे कि शादी नहीं होना, संतान नहीं होना, ये सारे के सारे जो अवगुण होते हैं वो जातक के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं लग्न भाव में, यानी प्रथम भाव में हो तो किस तरह के परिणाम होता है। देखिए प्रथम भाव में होने से क्या होता है कि जातक जो है वो अपने बारे में सोच नहीं पाता है, हमेशा अपने को अंडर एस्टिमेट लेके चलता है, शरीर से रोगी होता है, दिखने में जो है कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे या उसके शरीर पे एक ग्रहण होता है, जैसे कि हाइट कम होना, सुंदर होना लेकिन हाइट कम होना। अब सुंदर नहीं है लेकिन हाइट और बॉडी से अच्छा है। बालों का कम होना, कहीं ना कहीं जो है वो शरीर पे, मुंह पे चोट लग जाना, बातें अच्छी नहीं करना, लोगों के साथ मेल मिलाप करते समय जो है वो बार बार हिलना, लोगों को ये दिखाना कि हम बहुत और स्मार्ट हैं लेकिन फिर भी लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये सब लग्न में आने से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 12वें घर में। 12वें घर में हो तो हमेशा ही खर्चों में उलझा हुआ रहता है जातक। 1 रुपये की कमाई, 2 रुपये का खर्चा, हमेशा हमेशा जातक जो है वो घर से दूर रहता है, और घर से दूर भी ऐसे स्थानों में जहाँ पे तकलीफें, तनाव, चिंताएं उसके साथ हमेशा काम कर रही है। जातक हॉस्पिटल, जेल, इन सब में रहने का भी योग बनाता है। जातक जो है वो भयंकर मेहनत करता है लेकिन फायदा कुछ नहीं हो पाता है, बहुत दुखी रहता है, हमेशा तनावपूर्ण स्थिति में रहता है जातक। यहाँ पे मानसिक तौर पे तनाव रहता है, पारिवारिक तौर पे तनाव रहता है जातक को, आर्थिक तौर पे तनाव रहता है। लाभ घर में हो तो कई बार ज़बरदस्त लाभ दे देता है। डिपेंड करता है, अगर वो छठे, आठवें या फिर तीसरे घरों से जुड़े तो शेयर बाजार में लाभ देता है, कमीशन में लाभ देता है, कहीं ना कहीं दलाली में लाभ देता है। तो तीसरे 11वें घरों में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। डिपेंड करता है उसके नक्षत्र और राशि स्वामी कहाँ बैठे हैं, उसके बाद वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। लाभ घर में ये ग्रहण दोष भी काफ़ी अच्छा परिणाम दे देता है। यहाँ पे माइनस पॉइंट एक ये है कि दोस्तों, जैसे कि दोस्त है जो परम मित्र, उनसे कहीं ना कहीं वो या जातक जो है धोखा खाएगा या उनको धोखा देगा। एक बड़े भाई के साथ भी इसी तरह का विचार रहता है। बाकी सब तरह से लाभ घर में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। अब बात करते हैं इसको फलादेश कैसे करेंगे, फलित कैसे करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता था, इन दोनों ग्रहों की डिग्रियां जो है उनको देखें। जैसे राहु यहाँ पे देखेंगे तो 8 डिग्री का है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है जो सूर्य का नक्षत्र है। इसके बाद चंद्रमा जो है वो 0 डिग्री का उत्तराषाढ़ है, दोनों एक ही नक्षत्र में है, तो इसका मतलब ग्रहण दोष बनता है। लेकिन यहाँ पे डिग्री का अंतराल थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ग्रहण दोष तो बना है लेकिन इसे पूरा पावरफुल नहीं बनाया। अब हमें ये देखना है कि चंद्रमा जो है
राहु की तो कोई राशि नहीं है, लेकिन चंद्रमा की राशि। चंद्रमा को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? चंद्रमा को चतुर्थ घर मिला है। अगर मान लीजिए चंद्रमा एक अशुभ ग्रह होता, जैसे कि मान लीजिए छठे, आठवें और 12वें घरों का मालिक होता, तो ये ग्रहण दोष तीव्र और बुरा होता। और दूसरा क्या होता, यहाँ पे आपको ये देखना है कि दोनों के नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है। जैसे इनका दोनों का नक्षत्र स्वामी सूर्य है, सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है, जन्म कुंडली का पंचमेश है। अगर मान लीजिए कि सूर्य जो है वो जन्म कुंडली का अष्टमेश होता, जैसे किसी की राशि, किसी की जन्म कुंडली में होगा अष्टमेश होता है, और छठे घर में या 12वें घर में बैठा है, तब ये ग्रहण दोष और विकराल रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त है देखने के लिए। दूसरा क्या होता है कि ये जो ग्रहण दोष जिस भाव में बना है, सर्वाष्टक वर्ग में जाके उस भाव में देखिए कितने बिंदु है। ये ग्रहण दोष 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे 31 बिंदु है। इसका मतलब ये ग्रहण दोष पूर्ण रूप से बना नहीं है। और दूसरा कि यहाँ पे बिंदु 31 आ गए, 28 से ज़्यादा, अब डरने की जरूरत नहीं है। इस भाव के परिणाम हमें पूर्ण मिलेंगे। और जब भी कोई अशुभ ग्रह राहु केतु शनि गोचर में इनके ऊपर गोचर करेगा, तो हमें इस ग्रहण दोष के परिणाम नहीं मिलेंगे, दिक्कत नहीं है, हमें लाभ ही होगा। हाँ, कुछ केस में छोटे मोटे दिक्कतें जरूर आएगी, लेकिन हमें लाभ होगा। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में सभी जो पार्ट्स है, यानी कि सभी जो भाव है, उनमें आंकलन लगा के देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपाय की, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। उपाय ये है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है कि चंद्र ग्रहण की शांति करा लेनी चाहिए जब भी चंद्र ग्रहण आता है। पहला तो उपाय ये सिंपल होता है। दूसरा कि यहाँ पे चंद्रमा को ये देखें कि अगर ये योग कारक है, जैसे कि मान लीजिए कि जन्म कुंडली में लग्नेश है, जन्म कुंडली का जो है वो चौथे घर का मालिक है, पंचम घर का मालिक है, नवम घर का मालिक है, दसम घर का है, लाभ घर का है, तो फिर चंद्रमा का मोती रत्न जरूर धारण करे, जिससे कि चंद्रमा इस ग्रहण दोष से बचे, अपनी पावर को बढ़ाए। दूसरा कि चंद्रमा का चंद्राष्ट विसंति नामक स्तोत्र आता है, नित्य क्रम में जाप करें, और 2 स्तोत्र ये करें, एक राहु कवच स्तोत्र करें, 3 करें, यानी कि 2 चंद्राष्ट विसंति, 1 राहु कवच। इसी प्रकार अगर आप जो है माला करते हो तो 2 राहु की बीज मंत्र की, 1 चंद्रमा के बीज मंत्र की माला करें। इस तरह से क्रॉसिंग में करके आपको उपाय करना है। और भगवान शिव के तांडव स्तोत्र का जाप करें और शिव की पूजा करें। भगवान शिव को दूध है और जो है उसमें जैसे राहु है, काले तिल जरूर चढ़ाएं, जिससे कि आपको लाभ हो। स्टील के बर्तन में, स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में, तब आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो ये उपाय नियमित तौर से करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। और जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बना है, उसका जो स्वामी है वो अगर अच्छा बैठा है, तो उसका रत्न धारण करके भी इसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस भाव में बैठा है तो सबसे पहले इस भाव को खाएगा। अब इस भाव का जो मालिक है शनि, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस भाव को वो बचाए। अब शनि यहाँ पे पंचम घर में बैठा है, तो वो एक शुभ ग्रह है जन्म कुंडली का, वो सम ग्रह है, और वहाँ पे पंचम घर में एक मजबूत स्थिति में बैठा है, तो शनि का रत्न पहन लो, लाभ देगा आपको, क्योंकि वो शनि अपने भाव को डूबने नहीं देगा। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग में कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।